रसायन विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आज आप लोगों का फिर स्वागत है, जिसमें रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इस रासायनिक बलगतिकी का शेष बचा हुआ भाग औसत वेग का उदाहरण और वेग स्थिरांक बताया जाएगा। हाँ, अभिक्रिया A इंटू ए प्लस बी इंटू बी गिव्स आउट C इंटू सी प्लस D इंटू डी की औसत दर ज्ञात कीजिए। ये औसत दर निकालना है हमें, और ये औसत दर हम उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे अभी हमने बताया था। A गिव्स आउट P, A अभिकारक था, P उत्पाद था, उसी के आधार पर हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में एक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है कि जो अभी अभी हमने बताया था कि A गिव्स आउट P, तो यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं लिखा गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक A के अणुओं की संख्या 1 थी, उत्पाद P के अणुओं की संख्या 1 थी। लेकिन अभिक्रिया जो आपकी अब ये लिखी गई है, ये लिखी गई है A इंटू ए प्लस बी इंटू बी गिव्स आउट C इंटू सी प्लस D इंटू डी। यहाँ पर वास्तव में है क्या, अभिकारक A के अणुओं की संख्या स्मॉल a, अभिकारक B के अणुओं की संख्या स्मॉल b, अभिकारक C के अणु उत्पाद C, ये उत्पाद है, उत्पाद C के अणुओं की संख्या स्मॉल c और उत्पाद D के अणुओं की संख्या स्मॉल d है। यहाँ पर वास्तव में हम देखेंगे कि अभिक्रिया में ये और B जो अभिकारक है ये लुप्त होगा। A और B जो अभिकारक है ये लुप्त होगा, जबकि C और D जो उत्पाद है ये बनेगा, अर्थात इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी और इसकी सांद्रता में कमी होगी। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि अभिकारक A के लुप्त होने की दर क्या होगी। फिर लिखेंगे अभिकारक B के लुप्त होने की दर, फिर यहाँ पर देखेंगे हम, चूंकि उत्पाद है, उत्पाद बनेगा, तो फिर लिखेंगे उत्पाद C के बनने की दर, उत्पाद D के बनने की दर। तो सबसे पहले इस अभिकारक A से अभिक्रिया की दर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, अभिकारक A के लुप्त होने की दर, अभिकारक A के लुप्त होने की दर, अभिकारक A के लुप्त होने की दर क्या होगी कि अभिकारक A के लुप्त होने की दर इक्वल टू, हमने बताया कि लुप्त हो रहा है इसलिए इसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिखाते हैं, तो -1 बाई स्मॉल a डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A बाई डेल्टा T। इसी प्रकार से अभिकारक B के लुप्त होने की दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी लुप्त हो रहा है, तो -1 बाई B इंटू डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B बाई डेल्टा T। अब देखिए ये लुप्त हो रहा है इसलिए इसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिखा दिया। अब यहाँ पर उत्पाद C क्या हो रहा है, बन रहा है, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, उत्पाद C के बनने की दर, उत्पाद C के बनने की दर क्या हो जाएगा, 1 बाई C डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C बाई डेल्टा T। इसी प्रकार से हो जाएगा उत्पाद D के बनने की दर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई स्मॉल d, फिर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ D बाई डेल्टा T। देखिए जितनी तेजी से A और B लुप्त होगा उतनी तेजी से C और D बनेगा, अर्थात ये अभिक्रिया की दर, A के लुप्त होने की दर जितनी तेजी से होगी उतनी ही तेजी से B के लुप्त होने की दर होगी, और उतनी ही तेजी से C व उतनी ही तेजी से D के बनने की दर होगी। इस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ पर औसत दर क्या हो जाएगा, औसत दर
औसत दर इजकल टू, औसत दर इजकल टू क्या हो जाएगा आपका कि -1/स्मॉल a डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बाई डेल्टा टी इजकल टू -1/b डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बाई डेल्टा टी इजकल टू क्या हो जाएगा 1/स्मॉल c डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बाई डेल्टा टी इजकल टू 1/d, फिर 1/d, फिर हो जाएगा आपका डेल्टा 1/d डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बाई डेल्टा टी। यही इस अभिक्रिया की क्या हो जाएगी, औसत दर हो जाएगी। इसी आधार पर अभी हम आप लोगों को एक अभिक्रिया लिखेंगे और उस अभिक्रिया को एक अभिक्रिया लिखेंगे और उस अभिक्रिया की औसत दर की हम गणना करेंगे। अभिक्रिया क्या है आइए देखते हैं। अभिक्रिया है आपकी एक अभिक्रिया है N2 + 3H2। वास्तव में ये रिवर्सल रिएक्शन होता है। रिवर्सल रिएक्शन का मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इन गिव्स रिवर्सल रिएक्शन 2NH3, मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनने की प्रक्रिया हो रही है। इस अमोनिया बनने की प्रक्रिया में यदि इसकी हम प्रारंभिक दर की गणना करेंगे तो N2 के लुप्त होने की दर लिखेंगे। N2 के लुप्त होने की दर इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 बाई डेल्टा टी। मतलब N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की लुप्त होने की दर हो जाएगी, लेकिन लुप्त हो रहा है इसलिए यहां पर कौन सा चिन्ह लगा देंगे, हम ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोजन अर्थात H2 के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ए भी अभिकारक है, इसमें भी कमी होगी, और जब इसमें कमी होगी तो इसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिखाएंगे, ऋणात्मक चूंकि हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 3 है तो 1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 बाई डेल्टा टी ये होगा। इसी तरह से देखेंगे हम अमोनिया के बनने की दर, अर्थात NH3 के बनने की दर इजकल टू NH3 के बनने की दर क्या हो जाएगी, क्योंकि इसके अमोनिया बनने में अणुओं की 2 अणु बन रहे हैं तो 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3 बाई डेल्टा टी। इस अभिक्रिया के लिए औसत दर क्या हो जाएगी, औसत दर अर्थात जितनी तेजी से नाइट्रोजन N2 लुप्त होगा या जितनी तेजी से हाइड्रोजन लुप्त होगा उतनी तेजी से अमोनिया बनेगी, अर्थात लुप्त होने की दर, इन दोनों की लुप्त होने की दर इसके बनने की दर के बराबर होगा, अर्थात औसत दर क्या हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 बाई डेल्टा टी इजकल टू -1/3 एक्टिव मास ऑफ H2 बाई डेल्टा टी इजकल टू 1/2 एक्टिव मास ऑफ NH3 बाई डेल्टा टी। यही हो जाएगा आपका इस अभिक्रिया के लिए इसकी औसत दर। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई अभिक्रिया दे दी जाएगी और उस अभिक्रिया की औसत दर पूछा जाएगा। अभिक्रिया की औसत दर समझ गए, अब आपको पढ़ना है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं ये जानना है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम, अभिक्रिया की दर को
प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारक आपका है, अभिक्रिया की दर को जो कारक प्रभावित करता है, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। 3 कारक मुख्य हैं, तीनों लिख देते हैं हम। सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, दूसरा है आपका ताप परिवर्तन का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव, और तीसरा है आपका उत्प्रेरक परिवर्तन का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, परिवर्तन क्या, उत्प्रेरक लगाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना है। देखिए सांद्रता के परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। मान लीजिए हम एक अभिक्रिया लिख रहे हैं कि A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D। यदि हम यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दें, अभिकारकों की सांद्रता यदि हम यहाँ पर बढ़ा दें, तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो अणुओं के टकराने की संख्या बढ़ जाएगी। जब टकराने की संख्या बढ़ जाएगी तो इसकी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा देते हैं, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा देते हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा देने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अभिकारकों के अणुओं की संख्याएं भी बढ़ जाती हैं। दूसरा होता है ताप परिवर्तन का प्रभाव। अर्थात ताप परिवर्तन का प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि यदि हम अभिक्रिया कोई भी हो रही है और इस अभिक्रिया पर यदि हम ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी। अभिकारी अणुओं की, अर्थात A व B जो अभिकारी अणु हैं, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तेजी से गति करने लगेंगे। जब तेजी से गति करने लगेंगे तो बहुत तेजी से आपस में मिलने लगेंगे, अर्थात टकराने लगेंगे। जब बहुत तेजी से आपस में टकराने लगेंगे तो अभिक्रिया की दर स्वाभाविक है बढ़ जाएगी। अर्थात ताप बढ़ाने से अभिकारी अणुओं की गतिज ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इनके अभिक्रिया करने की दर भी बढ़ जाती है। अगला होता है आपका पढ़ना कौन सा है, उत्प्रेरक का प्रभाव। मतलब कि कोई अभिक्रिया हो रही है और इस अभिक्रिया पर हम कोई भी एक उत्प्रेरक लगा दें, कोई भी उत्प्रेरक पदार्थ यहाँ पर लगा दें। यदि हम कोई उत्प्रेरक पदार्थ लगा देते हैं तो सक्रियित अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। मतलब कि जो अणुओं की संख्या कम सक्रिय थे उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, सक्रियित अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं, तीनों को एक बार फिर समझते हैं। सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, अर्थात यदि हम अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं की संख्याएं बढ़ जाती हैं। ताप परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई भी अभिक्रिया है सामान्य दर से हो रही है और उसका ताप बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण ये आपस में टकराने की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी दर और अधिक बढ़ जाती है। और उत्प्रेरक का प्रभाव क्या पड़ता है, उत्प्रेरक बढ़ा देने से, उत्प्रेरक लगाने से, कोई भी यहाँ पर उत्प्रेरक लगा देते हैं तो उत्प्रेरक लगाने से ये सक्रियित अणुओं की संख्याएं बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये तो था आपका अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समझने के लिए हम लिखेंगे कि माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। अभिक्रिया क्या हो रही है, A gives out product। लिखेंगे यहाँ पर हम क्या कि माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है, एक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है, A gives out product। यदि हम देखें कि t=0 समय पर, देखिए t=0 समय पर, t=0 समय का मतलब क्या हुआ
कि अभी हम सिर्फ अभिकारक लिए हैं, समय में परिवर्तन नहीं हुआ है। लिए हैं अर्थात समय परिवर्तन ना होने का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो उस समय इसकी सांद्रता हम मान रहे हैं स्मॉल a है। क्योंकि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है अर्थात ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ है, अर्थात उत्पाद नहीं बना है, तो t = 0 समय पर उत्पाद की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0। फिर से समझिए, एक अभिक्रिया इस प्रकार से है, मान लीजिए A गिव्स आउट प्रोडक्ट, लेकिन अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तब t = 0 समय, मतलब समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, अर्थात A का कोई भी भाग, कुछ भी भाग, A का कुछ भी भाग उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ है। जब उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ है तो इसका मतलब इसकी सांद्रता कितनी है? 0 है। यदि t समय पर अर्थात t समय व्यतीत हो गया है और तब प्रोडक्ट बन गया है आपका स्मॉल x, उत्पाद बन गया। अब t समय कुछ क्षण अर्थात t समय व्यतीत हो गया, कुछ समय व्यतीत हो गया, प्रोडक्ट बन गया, तो इसके पास बचेगा कितना? a माइनस x, यही इसके पास बचेगा। फिर यदि अभिक्रिया की दर, अभिकारक लिखेंगे यहां पर हम, यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता के समानुपाती हो तो, अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता के अभिकारक A की सांद्रता के समानुपाती है तो t समय पर अभिक्रिया की दर होगी, t समय पर अभिक्रिया की दर होगी। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता के समानुपाती होता है तो t समय पर अभिक्रिया की दर क्या होगी? देखिए यहाँ पर हम सूक्ष्मांतर को दिखाएंगे, dx/dt प्रोपोर्शनल A माइनस x। हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? dx/dt = k × A माइनस x, जहाँ k एक स्थिरांक है। लिखेंगे जहाँ k एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे अभिक्रिया का, यहाँ लिख दे रहे हैं, जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब इस वेग स्थिरांक को हम कैसे परिभाषित करेंगे? वेग स्थिरांक को कैसे परिभाषित करेंगे? हमने बताया क्या था आपको? हमने बताया था dx/dt प्रोपोर्शनल A माइनस x। अब यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा देंगे तो dx/dt = k × A माइनस x, जहाँ k क्या है? जहाँ k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। यही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। देखिए इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक, विशिष्ट अभिक्रिया दर, k को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट
दर स्थिरांक, विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट दर स्थिरांक भी कहा जाता है। यदि इसका मान देखें, इसका मान स्थिर ताप और दाब पर इसका मान निश्चित होता है। स्थिर ताप और दाब पर इसका मान निश्चित होता है। यदि हम इसका मात्रक देखें, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक देखें, वेग स्थिरांक का मात्रक वास्तव में होता क्या है? समय इनवर्स। समय इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि समय को यदि हम सेकंड में मापेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड इनवर्स, मिनट में मापेंगे तो हो जाएगा आपका मिनट इनवर्स, और घंटे में मापेंगे तो आपका हो जाएगा घंटा इनवर्स। इस तरह से आज आप लोगों को रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, गति के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार, उसके बाद आपको बताया गया अपक्रियाओं के प्रकार के बाद फिर आपको बताया गया अपक्रिया का दर, फिर औसत दर, फिर औसत दर के बाद बताया गया अपक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, फिर अपक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक के बाद आपको बताया गया करके अपक्रिया का वेग स्थिरांक तक बता दिया गया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अंतर्गत अपक्रिया की कोटि पर चर्चा करेंगे कि अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, फिर पढ़िए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।